Good morning everyone. Today's topic for video lecture is genetic counseling. तो first of all I will introduce the topic that what is counseling. काउंसलिंग जो है वो एक कम्युनिकेटिंग प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन मीटिंग करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है तो उसको उसका सलूशन क्या होना चाहिए या कोई डिसीज़न लेना है, किसी वेरियस मैटर्स से रिलेटेड कुछ डिसीज़न लेना है तो उसको कम्युनिकेट करके डिस्कस करते हैं। यह एक वन वे प्रोसेस नहीं होता है, इसमें सबका एडवाइस लेना होता है। तो जेनेटिक काउंसलिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि इसमें बहुत सारे फैमिलियर या मतलब फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक हिस्ट्री है या इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं, तो इनसे रिलेटेड कम्युनिकेशंस करनी होती है। सबसे पहले जेनेटिक काउंसलिंग को प्रपोज्ड सेल्डोन रीड ने 1947 में किया था। नाउ आई विल डिफाइन द जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग एक प्रोसेस है जिसमें काउंसलर जो होता है वो काउंसली को असिस्ट करता है कि वो ऐसे फैक्ट्स से रिलेटेड इंटरप्रिटेशंस के लिए कि मतलब वो क्या चूज़ करे, क्या प्लान करे और क्या किसी भी पर्टिकुलर कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए वो क्या क्या प्लान करे। नाउ आई विल एनलिस्ट द पर्पसेस ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग। इसमें जो भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्क्रीट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है उनको देना है। पीपल को रीएश्योर करना है कि अगर बच्चे के लिए प्लान करना है तो उसमें पर्टिकुलर अगर पहले से कोई डिसऑर्डर्स हैं तो उनके बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो इसलिए जेनेटिक काउंसलिंग ज़रूरी है। इसके अलावा अगर इनहेरिटेड डिसऑर्डर से पहले से अफेक्टेड हैं तो फ्यूचर में अगर रिप्रोडक्शन वगैरह के लिए प्लान करना है तो पीपल को अलाउ कैसे करें, उनको एजुकेट कैसे करें। इसके अलावा जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं तो वो कैसे पीपल से उनके बच्चों में मतलब कि पेरेंट्स से बच्चों में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, उनका प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, तो इससे रिलेटेड एजुकेशन भी देना जेनेटिक काउंसलिंग का ही पर्पस है। अब हम बात करते हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग के इंडिकेशंस क्या क्या हैं। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट करना है जैसे कि अल्फ़ा फीटोप्रोटीन टेस्ट वगैरह का रिज़ल्ट एबनॉर्मल आ रहा है तो प्रीनेटल स्क्रीनिंग करनी होती है, तो जेनेटिक काउंसलिंग करनी पड़ सकती है। इसके अलावा एमनियोसिंथेसिस का अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आ रहा है तब भी की जा सकती है। बच्चे जिनमें मतलब अगर पहले से पेरेंट्स के पहले से बच्चे हैं जिनमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं या कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हैं तो ऐसे पेरेंट्स की भी जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकती है कि अगर फ्यूचर में बच्चों का प्लान कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। इसके अलावा अगर मदर के दो या दो से ज़्यादा की मिसकैरेज की हिस्ट्री है या बच्चों की डेथ हो चुकी है या मदर की एज 35 इयर्स से ज़्यादा है या जो पार्टनर्स हैं वो ब्लड रिलेटिव्स हैं, तो ऐसे लोगों की जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग में कई सारे स्टेप होते हैं। सबसे पहले है हिस्ट्री में ये होता है कि पेशेंट की हमें प्रॉपर हिस्ट्री रिकॉर्ड करनी होती है। इसमें प्रेजेंट और रिलेवेंट पास्ट हिस्ट्री जो है वो सब इंक्लूड होती है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री में सिबलिंग्स कितने हैं, अदर रिलेटिव्स हैं तो उनका भी सब डिटेल देना होता है। अगर फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स या अदर कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम है तो उसको भी मेंशन करना होता है। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में टेट्रोजेंस वगैरह का एक्सपोजर तो नहीं है प्रेगनेंसी के टाइम में, या हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन या मिसकैरेज वगैरह या स्टिल बर्थ की हिस्ट्री तो नहीं है, ये सब ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में इंक्लूड करना होता है। इसके अलावा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स वगैरह की हिस्ट्री तो नहीं है तो इनके बारे में भी इंक्वायरी करनी होती है। इसके बाद से पेडिग्री चार्टिंग करनी होती है। इसके बाद एस्टिमेशन ऑफ रिस्क रखते हैं कि मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, एनालिसिस प्री डिग्री या फैमिली ट्री की एनालिसिस करते हैं, फिर डिफरेंट टेस्ट का रिज़ल्ट निकालते हैं या उसमें नोट करते हैं।
इसके बाद आता है ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कि डायग्नोसिस पूरी हो गई, इस रिस्क को एस्टिमेट कर लिया, तो हम अब हमें उनको कम्युनिकेट करना है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें देनी है तो वेरियस फैक्टर्स इसमें देखने होते हैं कि साइकोलॉजी ऑफ पेशेंट देखना होता है, उसका इमोशनल स्ट्रेस वगैरह भी देखना होता है कि हर सर्कमस्टेंसेस में उसका इमोशनल स्ट्रेस कैसा है, एटीट्यूड ऑफ फैमिली मेम्बर्स देखना है, और एटीट्यूड ऑफ फैमिली मेम्बर्स टुवर्ड्स द पेशेंट्स भी देखना है कि पेशेंट के लिए एटीट्यूड फैमिली मेम्बर्स का क्या है, एजुकेशनल, सोशल और फाइनेंशियल बैकग्राउंड फैमिली का क्या है ये भी देखना है, कॉन्फिडेंस को गेन करना है, एथिक्स, मोरल और लीगल इम्प्लिकेशंस वगैरह को भी बताना है, और उसके बाद से कम्युनिकेशन करना है। अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट में जो भी है कि ट्रीटमेंट जो भी है तो इसके वेरी लिमिटेड स्कोप हैं। जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही कम है। तो कोशिश ये करना होता है कि पहले ही हम प्रिवेंट कर लें। जैसे कि अगर फेनिलकीटोयूरिया वगैरह का हिस्ट्री है या पेरेंट्स में, तो ऐसे डिसऑर्डर्स की वजह से कई बार जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस रहते हैं। तो पहले ही कुछ भी अगर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं तो उनका तो काज तो अननोन होता है, लेकिन हम पहले से ही रिस्क को हमें कम कंट्रोल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो इसमें प्रीनेटल जेनेटिक काउंसलिंग है, मतलब कि अगर मदर की एज ज़्यादा है, मतलब कि 35 ईयर है या उससे ज़्यादा है, वो प्रेग्नेंट है, उसके फैमिली में हो सकता है कि अगर जेनेटिक डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री है, तो एंटीनेटल पीरियड में हम जो काउंसलिंग करते हैं उसमें चेक करते हैं, तो वो प्रीनेटल जेनेटिक काउंसलिंग के अंतर्गत आता है। इसमें हम फीटस को भी चेक करते हैं, अगर क्रोमोसोम्स वगैरह में चेंजेस वगैरह हैं तो उनको देख सकते हैं। इसके अगर क्रोमोसोम्स में के नंबर में चेंज है तो वो मेंटल रिटार्डेशन और बर्थ डिफेक्ट्स को लीड कर सकता है। इसमें बहुत प्रीनेटल टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि लेवल सेकेंड अल्ट्रासाउंड हो गया, या मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट हो गया, कोरियोनिक वेलिस सैम्पलिंग हो गया, मतलब इसमें प्लेसेंटा से सैंपल लेकर के हम टेस्ट करते हैं। इसके अलावा एमनियोसेंटेसिस टेस्ट हो गया। तो ये सारे टेस्ट हम प्रीनेटल जेनेटिक काउंसलिंग में करते हैं, मतलब प्रीनेटल टेस्ट्स हैं ये, कि एंटीनेटल पीरियड में मदर का टेस्ट करना होता है। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक जेनेटिक काउंसलिंग, मतलब कि फैमिली या पीडियाट्रिशियन जो हैं, तो जब अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके अंदर इनहेरिटेड कंडीशंस हैं, तब ऐसे बच्चों में इस काउंसलिंग को करते हैं। तो इसमें ऐसे बच्चों को सपोज़ अगर कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट पहले से है या मेंटल रिटार्डेशन वगैरह की हिस्ट्री है तो इसमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसे ही एडल्ट जेनेटिक काउंसलिंग और कैंसर जेनेटिक काउंसलिंग भी होती है कि अगर कैंसर में कि मतलब पहले से अगर कैंसर वगैरह की हिस्ट्री है तो उसमें काउंसलिंग करनी होती है। अब हम बात करते हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग में नर्सेज़ का रोल क्या क्या होता है। तो नर्सेज़ का रोल ये होता है कि जो वुमेन है या कपल है तो उसको प्रीनेटल डायग्नोसिस के बारे में गाइड करती है। इसके अलावा पेरेंट्स को हेल्प करने में पेरेंट्स को डिसीज़न लेने में हेल्प करती है कि अगर एबनॉर्मल प्रीनेटल डायग्नोस्टिक रिज़ल्ट आया है तो वो क्या डिसीज़न ले। मोस्टली ऐसे अगर एबनॉर्मल रिज़ल्ट आया है तो ऐसे पेरेंट्स को सलाह दी जाती है या एडवाइस दी जाती है कि वो बच्चे को अबॉर्ट करा दें, क्योंकि अगर कंजेनाइटल डिफेक्ट के साथ बच्चा डिलीवर भी हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन वो पेरेंट्स को ये डिसीज़न लेने के लिए मनाना पड़ता है कि उनको वो क्या डिसीज़न ले, क्या उनके लिए सही है, ये सारी चीज़ें उनको बतानी पड़ती है। इसके अलावा पेरेंट्स जिनके बच्चे कंजेनाइटल डिफेक्ट से हैं या बर्थ डिफेक्ट से हैं तो उनको असिस्ट करना होता है कि वो सर्विस कैसे प्रोवाइड करें, जो भी नीडेड सर्विसेज हैं या सपोर्ट वगैरह हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चों को डील हम कैसे करें तो इन सब के बारे में उनको बताना होता है। इसके अलावा अगर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ पहले से हैं तो मतलब सोशल वर्कर्स, फिज़िकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन वगैरह के बारे में भी ये कोऑर्डिनेटिव सर्विसेज
पेरेंट्स को बताना होता है या फैमिली मेम्बर्स को भी बताना होता है कि अगर कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो उसको कैसे क्या क्या करना है. Okay, today I have discussed about genetic counseling. I hope you have understood the topic. Okay, thank you.